आज के वीडियो में बात करेंगे पटना कलम के बारे में। ये बीपीएससी मेंस का है। ये मॉडर्न हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन है पेपर 1 जीएस पेपर 1 का फर्स्ट सेक्शन में 38 नंबर के आते हैं ये। तो उसमें पाल, मौर्य और पटना कलम के बारे में पढ़ना है। हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे पटना कलम के बारे में। पटना मतलब बिहार की राजधानी पटना और उसके आसपास में जो क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो कला विकसित हुई, चित्रकारी की कला, वही पटना कलम है। कलम का मतलब कला की भाषा में, आर्ट की भाषा में शैली होता है। तो पटना कलम मतलब पटना शैली। तो सबसे पहले एक चीज ये जान लें कि पटना कलम है क्या। पटना कलम चित्रकारी की एक शैली है जिसका विकास पटना और पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुआ। इसका मुख्य विकास 1760 से लेके ये ईश्वरी प्रसाद वर्मा सबसे अंतिम कलाकार और काफ़ी नामी कलाकार हुए वहाँ तक। जब 1949 में उनकी मृत्यु हुई तो 1760 से लेके 1950 तक, लगभग 200 सालों तक ये रहा। तो एक तो ये समझ में आ गया कि चित्रकारी की एक कला है। अब ये जान लें कि पटना कलम में क्या क्या होता था, इसका इतिहास क्या है। पटना जो कला है इसको कंपनी कला या कंपनी पेंटिंग भी कहा जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि इसमें इंडो यूरोपियन, भारत के चित्रों का भी प्रभाव है, मुगल शैली का भी प्रभाव है, साथ में अंग्रेजी शैली का भी प्रभाव है, कंपनी के शैली का भी प्रभाव है, या आप कह सकते हैं यूरोपियन शैली का भी प्रभाव है। इसलिए इसको इंडो यूरोपियन शैली भी कहा जाता है या कंपनी पेंटिंग भी इसको कहते हैं। इसका जो मुख्य विकास का जो क्षेत्र था ये पटना, आरा और दानापुर के आसपास के इलाकों में था। इस चित्रकला का विकास तो ओरिजिनल मुख्य रूप से मुगल शासन के समय में हुआ था। जहांगीर को माना जाता था, जहांगीर का शासनकाल भारतीय चित्रकला या मुगल शैली की चित्रकला के लिए स्वर्णयुग माना जाता है। तो उसी काल में इसका विकास हुआ। लेकिन समय बीतता गया और जब औरंगजेब शासन में आया तो औरंगजेब ज़्यादातर समय युद्धों में व्यस्त रहा और इसने कला वगैरह को बढ़ावा नहीं दिया। इस वजह से क्या हुआ, जो कलाकार थे, जो मुगल के दरबारी कलाकार थे, तो आप ये ध्यान रखिएगा जो पटना कलम की शुरुआत है असल में वो दरबारी कला थी, दरबारी चित्रकला थी। बाद में दरबार का या राजाओं का या इसको जब शाही संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ तो कलाकार वहाँ से निकल के जीविकोपार्जन के लिए दूसरे जगह जाने लगे। जैसे कुछ कलकत्ता की तरफ चले गए, कोई पहाड़ी इलाकों की तरफ चले गए, बंगाल की तरफ गए, कुछ राजस्थान की तरफ गए। तो ऐसे करके कलाकार अलग अलग जगह जाने लगे। और उस समय मीरन का शासन, मीर जाफ़र के लड़के मीरन का शासन था, बाकी के लोगों का भी वहाँ शासन था। तो वहाँ के जो नवाब होते थे वो शुरू में तो इसका संरक्षण खूब दिया। उनको लगा कि शाही दरबार के कलाकार हैं तो अपने आप में गर्व महसूस करना, एक अनुभव कि भाई हम ना शाही दरबार के कलाकारों का संरक्षण दे रहे हैं। तो शुरू में तो उनका खूब संरक्षण मिला और वो कलकत्ता और आसपास के क्षेत्रों में फली फूली। लेकिन बाद में दिक्कत ये हुआ कि समय बीतने के साथ जब अंग्रेजी आक्रमण हुआ 1757 के बाद और बाकी चीज़ें जब हुई तो जब वहाँ जो खुद बादशाह या नवाब है उन सब ये संरक्षण दे पाने में, जीविकोपार्जन दे पाने में असमर्थ हुए। तो देखिएगा पहले पटना कलम का विकास कहाँ हुआ था, जो भव्यता है, मुगल दरबार की भव्यता दिखाई जाती थी इस पेंटिंग में ना, वो राजा महाराजा बाकी के चीज़ों को दिखाया जाता था। अब शुरू होता है धीरे धीरे वो दरबार से बाहर निकल के आ गई। अब क्या हुआ, कलाकार को जब कहीं संरक्षण नहीं मिला तो उस समय ब्रिटिशर्स का आगमन हो चुका था। पटना एक मुख्य औद्योगिक केंद्र बन चुका था, ये सैनिक छावनी का भी एक वगैरह सभी चीज़ें थी। तो धीरे धीरे फिर कलाकारों के लिए उपयुक्त जगह पटना लगने लगी और पटना की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। बाद में चल के उन्होंने पटना के में अपना जीविकोपार्जन ढूंढा। अब हुआ ये कि जब यहाँ ढूंढने आए, अब कला को संरक्षण तो मिल नहीं रहा, अब कला को बाजार का संरक्षण मिल रहा है, शाही संरक्षण नहीं मिल रहा है। अब बाजार में खुली थी, को अपना चित्रकारी करिए और बेचिए। और दूसरा इसको साथ मिला क्या, ब्रिटिशर्स का, या जो बाहर के यूरोपीय थे जो अब यहाँ आते थे तो अपनी यादगारी के तौर पर पेंटिंग बनवा के ले जाते थे। इन सबों का संरक्षण मिला और बाकी चीजें हुई तो ये बढ़ने लगा। और अब इसमें क्या हुआ, जब ये खुले बाजार में आया तो यहाँ इस पेंटिंग की सबसे बड़ी जो खासियत है, यहाँ आम लोगों के जनजीवन को दिखाया गया। विषय की प्रधानता थी, लोगों की प्रधानता थी। जैसे इसमें तिलंगबाज को दिखाया, जो तिलंगी बनाते हैं, घग्घा बनाते हैं, उनको दिखाया गया, लोहार को दिखाया गया, शादी के सीन को दिखाया गया, निकाह के सीन को दिखाया गया, पूजा के सीन को दिखाया, गांव के जो साधारण काम होते हैं, जो एकदम आम जनजीवन है, उसको दिखाया गया। और दूसरा क्या हुआ, जो वंचित है, जो कभी इन चीज़ों में आम नागरिक को कभी कोई पेंटिंग वगैरह में जगह नहीं दी जाती थी, उन सभी चीज़ों को दिखाया गया। तो पहली विशेषता इस पेंटिंग की है कि ये पहली पेंटिंग है जिसमें आम लोगों को दिखाया गया और बिहार के आम जनजीवन को दिखाया गया। दूसरी विशेषता क्या है, जिस कला से यह निकली है तो मुगल सल्तनत के या शाही संरक्षण की कला थी, उसमें भव्यता का प्रदर्शन किया जाता था। लेकिन इस पटना कलम के अंदर भव्यता नहीं थी। इसके ना अग्रभूमि में कुछ इस्तेमाल किया जाता था, ना पृष्ठभूमि में, मतलब पीछे भी कुछ नहीं दिखाया जाता था, वो आगे, मतलब भव्यता नहीं थी, मुख्य था जो काम था वो दिखाया जाता था। और
विषय वस्तु पर फोकस होता था। तो इसकी क्या है, पहला तो याम जीवन जी को दिखा रहा है, दूसरा ही भव्यता वगैरह नहीं दिखाता, वो साधारण इसकी अग्रभूमि और पृष्ठभूमि खाली होती थी, बहुत कम, अगर कभी कभी इस्तेमाल भी हुआ है तो बहुत कम हुआ है। इन सभी में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा कारण यह है कि उस वक्त उतना रंगों का तकनीक का विकास हुआ नहीं था, इस कारण भी प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें लाल, भूरा, नीला, पीला इस तरह के रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। और एक कागज़ का, वेसल कागज़ का इस्तेमाल, और ये हाथ से बना हुआ कागज़ का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे पहले क्या होता था ना, कागज़ की मशीनें इतनी ही नहीं थी और बाकी चीज़ें इतना उपलब्ध नहीं था, इसलिए हाथ से बने हुए कागज़ का इस्तेमाल किया जाता था। वेसल कहते थे, वेसल में बांस का बना हुआ कागज़, बांस की लुगदी का, ज़्यादातर नेपाल से इंपोर्ट किया जाता था। और भी कई तरीके थे कागज़ बनाने के, लेकिन फेमस वेसल ज़्यादा था। तो वो क्या होते थे, हाथ से ही कागज़ बनाए जाते थे। और बाद में चल के क्या हुआ, पहले तो कागज़ पे चित्रकारी होती थी हाथ से बनी हुई, लेकिन बाद में चल के इसका जो चित्रकारी है हाथी के दांत पे भी होने लगा, माइका के सीट के ऊपर भी होने लगा। हाथी दांत में ज़्यादातर चित्रकारी ना, जो कोट में बॉचर बोलते हैं, जो कोट में लगाते हैं देख, तो उस तरह का उसके लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता था। और इसकी क्या विशेषता थी, तो और विशेषता ये थी, इसमें जो इस्तेमाल किया जाता था पेंसिल का कम से कम या नहीं के बराबर इस्तेमाल किया जाता था। कि पहले खाका बनाए चित्रों का, उसके बाद ऐसा पेंसिल का इस्तेमाल खाका बनाने के लिए, चित्रों का खाका बनाने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल नहीं होता था। डायरेक्ट जो ब्रशेस थे ना, जो तूलिका बोलते हैं उसको हिंदी में, या जो पेंटिंग करने के लिए ब्रश इस्तेमाल होता है उसको तूलिका बोलते हैं। तो तूलिका से ही डायरेक्ट ही रंग भरना शुरू करते थे कलाकार। तो इसीलिए इसको कजली स्याही भी एक नाम दिया जाता है, कि जिसमें डायरेक्ट ही रंग भरना चित्रकार शुरू कर दें, तो इसको कजली स्याही पद्धति बोलते हैं। तो ये इसकी विशेषता थी। इन सब के बाद इतना सब कुछ होते हुए भी इसकी समस्या एक और हुआ, इसका गिरावट कब शुरू हुआ और इसके कलाकार कौन कौन हुए और सरकार को क्या करना चाहिए, इस बारे में भी हम लोग इस पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। तो सबसे पहले ये है कि जैसे जैसे प्रिंटिंग का विकास हुआ, तो यहाँ गुलजारबाग में एक फैक्ट्री लगा लिया उन्होंने, प्रिंटिंग के एक प्रेस हुआ, लिथो प्रेस कहते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया कि जो पेंटिंग होता था ना पटना कलम का, उसका कॉपी बनाना शुरू किया, जिससे क्या हुआ, लोग कॉपी लेना पसंद करने लगे और ओरिजिनल कलाकारों के ओरिजिनल बनाए हुए मांग कम बिकने लगे, इससे कलाकार का संरक्षण कम गया। दूसरा क्या होता था ना, जो हम अभी बताए कि पृष्ठभूमि इसका खाली रहता था, कोई पृष्ठभूमि का, उससे फायदा ये होता था कि रंगों का इस्तेमाल, बाकी मेहनत कम लगता था, तो पेंटिंग का दाम कम जाता था उससे, तो उससे बिक्री ज़्यादा होती थी। वही भी कारण रहा जिसमें बहुत ज़्यादा भव्य पृष्ठभूमि नहीं दिखाया गया या पृष्ठभूमि नहीं दिखाया गया। और दूसरा आम जनजीवन दिखाने का ये था फायदा कि आम जनजीवन भी उसको, जो कला प्रेमी थे वो उसको खरीद सकते थे, तो इस वजह से भी ऐसा हुआ। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, इसका संरक्षण कमते गया। ये जो मशीन की विकास हो गया, प्रिंटिंग प्रेस आया तो डुप्लीकेट बनाने लगा, तो उससे जो यूरोपीय बाजार में ज़्यादातर इसका जो पटना कलम का मांग था वो बाहर के बाज़ारों में था, तो पटना कलम का मांग की पूर्ति प्रेसों ने कर दिया, तो उससे इसकी गिरावट आई। फिर जो आधुनिक कैमरा आ गया ना, जो तस्वीर खींचने लगी, उससे भी जो पेंटिंग काफ़ी महंगा होता था, काफ़ी समय से लोग बनाते थे, समय लगा के मेहनत करके, तो महंगा होता था, उसके मुकाबले छवि लोग निकाल लेते थे। जो कैमरा आने से भी इसका गिरावट हुआ। दूसरा क्या हुआ, इसको न तो संस्था को कोई संस्थागत या सरकार का कोई संरक्षण मिला, ना कोई सही संरक्षण मिला, इसके वजह से भी गिरावट आई। और तीसरा इस बात को ध्यान रखना है कि इसका कोई खास डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, दस्तावेजीकरण नहीं हुआ, इसके कारण भी इसके डाउनफॉल शुरू हो गए। अच्छा, इस पेंटिंग का एक चीज़ है ना कि आप इसको देखिएगा तो उस समय का कंटेम्प्रेरी, उस समय जब ये चित्रें बनती थी, उस चित्र बनता था, उस समय के समकालीन परिस्थितियों, सोशियो इकोनॉमिक जो और कल्चरल जो परिस्थिति है वो इसमें दिखाया गया था। इसके कई कलाकार हुए, जैसे राधा मोहन बाबू हुए, जैसे शिवराम हुए, ईश्वरी प्रसाद वर्मा हुए, दो महिला कलाकार भी काफ़ी नामी हुई, जिसमें दक्षो बीबी और एक सोना बीबी करके हैं। इसमें ज़्यादातर जो कलाकार थे पटना कलम के, वो कलाकार पुरुष थे, इसलिए इसको पुरुष चित्रकला भी कहते हैं। और क्या है ना, अभी जो है ये जो चित्रकला तो अब तो लगभग ख़त्म सी हो गई है, लेकिन अब ये म्यूजियम वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह में पाया जाता है। जैसे पटना सिटी का जो जलान लाइब्रेरी है वहाँ है, गायघाट की लाइब्रेरी है वहाँ है, या पटना म्यूजियम है वहाँ है, कोलकाता का नेशनल म्यूजियम है वहाँ है, खुदा बख्श लाइब्रेरी अशोक राजपथ पटना में है वहाँ है। अभी क्या है ना, हमारे विचार से सरकार को पटना कलम को बढ़ावा देना चाहिए। जितना पटना कलम को बढ़ावा मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया। तो पटना कलम को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, तो उसको टूरिज्म से जोड़ के, जो हम लोग टूरिज्म के ऊपर, पर्यटन के ऊपर इतना खर्च कर रहे हैं, पर्यटन को उद्योग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर इस पर्यटन उद्योग के साथ ही इन कला चित्रों को भी जोड़ दिया जाए, पर्यटन के साथ साथ भव्यता से उसको प्रदर्शित किया जाए, जहाँ जहाँ हम टूरिज्म कॉरिडोर बना रहे हैं, टूरिज्म सेक्टर बना रहे हैं, वहाँ अपने पटना कलम जो काफ़ी प्रसिद्ध थी और काफ़ी बढ़िया इतिहास देखा है। पटना कलम एक ऐसा चित्रकारी कला है ना, जिसने अपना स्वर्ण काल और एक अंधेर पीरियड, जिसको आप गोल्डन पीरियड और डार्क पीरियड, जिसने दोनों पीरियड देखा है,
उस तरह की कला है और बहुत शानदार कला है। तो इसको टूरिज्म के साथ जोड़कर सरकार जहाँ जहाँ कॉरिडोर बना रही है, जहाँ जहाँ पर्यटन विकसित कर रही है, वहाँ वहाँ अगर प्रदर्शनी के तौर पर वहाँ वहाँ अगर उसके कहानी जो हिस्ट्री है और उसका क्या भव्यता रहा है, क्या इसके खूबियां हैं, उन सबों को दिखा के सरकार इसको बढ़ावा दे सकती है, जिससे कलाकार जो जीवन संरक्षित होगा, नए लोग रोजगार के अवसर भी उसमें ढूंढ सकते हैं। हालांकि सरकार ने एक प्रयास 2010 में किया था। 2010 में कैलेंडर जारी किया गया सरकार की तरफ से, जिसका थीम पटना कलम पर आधारित था। और ऐसे कुछ और जानना हो कि वो कलाकार जो जब वहाँ से लौट रहे थे, बंगाल की तरफ से लौटे थे और पटना आए थे, तो इधर पटना सिटी एक मच्छरहट्टा है, उधर ही वो लोग जो उस समय लौटे तो पटना में कहाँ आए थे, तो मच्छरहट्टा है या लोधी कटरा है। आप में से कई लोग जानते भी होंगे या नहीं भी जानते हैं तो जानिए कि पटना सिटी का पुराना इलाका जो है यही सब है। मच्छरहट्टा, लोधी कटरा, मारूफगंज, दीवान मोहल्ला, इन्हीं सब इलाकों में वो लोग आके बसे और रुके थे। और पटना शैली का एक मुख्य और अंतिम बात यह है कि अब ठीक है विकसित भारत में हुआ, बिहार में हुआ, पटना में हुआ, लेकिन इस पर छाप विदेशी यानी यूरोपियन कला का है, तो इसलिए इसको इंडो यूरोपियन कला भी कहते हैं, या आप मुगल या कम मुगल कंपनी पेंटिंग भी कह सकते हैं। तो जब भी मेंस में आए तो कुछ बातें लिखने के लिए चलिए एक क्विक रिकैप कर देते हैं। पहला, पटना कलम चित्रकारी का एक कला है। दूसरा, ये 18वीं से 19वीं सदी के बीच में फला फूला। पहले ये दरबारी कला थी, बाद में दरबारों से निकला और आम जन जीवन में आ गया। तीसरा चीज़ इसमें क्या दिखाया गया, आम जन जीवन को दिखाया गया, जो वंचित वंचित थे उनको दिखाया गया। चौथा, ये दोनों शैली इंडो और यूरोपियन शैली से मिला जुला प्रभाव है। पांचवा, इसमें कोई पृष्ठभूमि वगैरह का इस्तेमाल या अग्रभूमि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, विषय वस्तु केंद्रित होता है, लोगों को दिखाते हैं, व्यक्तिगत प्रभाव को दिखाते हैं, इसका ख्याल रखना है। जिसमें गहरी घना मूछ दिखाया जाएगा, आँख की गहराई दिखाई जाएगी, भौवें दिखाई जाएगी ना, पतला चेहरा, ये सब दिखाया जाता है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, प्राकृतिक कागजों का प्रयोग किया जाता था। वाटर कलर उसको बोलते हैं, जल रंग, जो ऐसे रंग का जो पिगमेंट जल में घुल जाता है ना, उस तरह के रंगों का प्रयोग किया जाता था। बीच में नवाबों ने संरक्षण दिया, लेकिन अंग्रेजी शासन काल आने से इसका संरक्षण धीरे धीरे समाप्त हो गया और धीरे धीरे रुचि भी कम हो गई, विदेशी लोग कम आने लगे और खरीदार कमते गए, इससे इसकी समस्या उत्पन्न हुई। कैमरा का इस्तेमाल होने लगा, इसलिए इसकी गिरावट आई। लोगों को पश्चिम की तरफ जो कला है उसकी तरफ रुझान बढ़ा, उस चलते भी इस रुचि में कमी आई। कुल प्रेस व्रेस आ गया, डुप्लीकेट बनाने लगे, उससे भी समस्या में कमी आई। अरे समस्या में कमी नहीं आई, मतलब समस्या बढ़ गया, गिरावट हो गई इसमें। चलिए अब क्या हो सकता है इसमें होगा, सरकार ने वोकल फॉर लोकल का वो जो नारा दिया है उसके साथ इसको जोड़ के इसको आगे किया जा सकता है, अगर संभव हुआ तो, है ना। सरकार उस नीति के साथ जोड़ के इसको बढ़ा सकती है, तो ठीक है। ये अपना पटना कलम है, इससे कुछ जानकारी अगर और भी लगे कोई जोड़ना चाहिए तो बताइएगा। हालांकि अपने तरफ से हमने लगभग सभी चीज़ें बता दी, अब कोई चीज़ इसमें छूट नहीं गया। कुछ कलाकार हुए जिनका नाम बता ही दिया, शिवराम हुए, जगन लाल हुए और सोना बीबी हुई, बाकी क्या और भी कलाकार हुए, राधा मोहन बाबू हुए जो अभी पटना आर्ट कॉलेज जो है कला महाविद्यालय की संस्थापक रह चुके हैं। इसके सबसे अंतिम जो और प्रसिद्ध जो चित्रकार हुए वो अपने सरी प्रसाद वर्मा नाम है उनका, वो हुए थे।